नमस्कार। नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं 1700 ईस्वी के मराठा साम्राज्य में। जी माहौल आप समझिए बहुत ही नाजुक है। हाँ बिल्कुल। छत्रपति राजाराम महाराज का निधन हो चुका है और दूसरी तरफ औरंगजेब अपनी पूरी ताकत से दक्कन में मौजूद है। जी। सतारा किला जो एक अहम किला था वो भी मुगलों ने घेर लिया है। जी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था नेतृत्व का, कौन संभालेगा। सही। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी दौर यानी 1700 से 1731 के बीच की कहानी बताते हैं। जी। एक ऐसा समय जिसने मराठा साम्राज्य की पूरी शक्ल बदल दी। बिल्कुल। और ये दौर उनके भविष्य के लिए इतना अहम क्यों साबित हुआ? देखिए, ये सच में एक खालीपन, एक शून्य का क्षण था। पहले राजाराम की मृत्यु, फिर अप्रैल 1700 में सतारा का हाथ से निकल जाना। बहुत बड़ा झटका। जी। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच राजाराम की विधवा रानी ताराबाई वो सामने आती हैं। हम्बीराव मोहिते की बेटी, मतलब सैन्य और राजनीतिक समझ उन्हें विरासत में मिली थी। बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की, फौरन अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और खुद संरक्षिका के तौर पर कमान अपने हाथ में ले ली। उन्हें मुगल मर्दनी भी कहा गया है और ये सिर्फ नाम नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले 7 साल मतलब 1700 से 1707 तक वो मराठा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है, ताराबाई के नेतृत्व में। हाँ, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को, जो मराठों की पहचान थी, उसे और धार दी। इसमें रामचंद्र नीलकंठ जैसे लोगों का भी बड़ा योगदान रहा। यहाँ तक कि मुगल इतिहासकार खफी खान, जो आमतौर पर मराठों के आलोचक रहे, जी, उन्होंने भी ताराबाई की तारीफ की है, उनके नेतृत्व की, उनकी सेना की हिम्मत की। जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका प्रतिरोध कितना असरदार था। औरंगजेब को उन्होंने वाकई थका दिया था। और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि वो सिर्फ बचाव नहीं कर रही थी। सही, उन्होंने रणनीति को आक्रामक बनाया। मराठा सेनाएं अब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बाहर निकलने लगी। हाँ, महाराष्ट्र से बाहर निकलकर मालवा, गुजरात, जो उस वक्त मुगल इलाके थे, वहाँ तक हमले करने लगी। इसका फायदा शायद इस बात से मिला कि औरंगजेब का पूरा ध्यान दक्कन के किले जीतने पर था। बिल्कुल, औरंगजेब यहीं फंसा हुआ था और मराठों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। यहाँ तक कि मुगल इलाकों में अपनी राजस्व चौकियाँ, जैसे सूबेदार, कमावेदार, राहदार, वो स्थापित करना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये आर्थिक मोर्चे पर भी सीधी टक्कर थी। क्या ये रणनीति काम आई? हाँ, बहुत कारगर रही। ये एक तरह की आर्थिक युद्ध नीति थी, मुगल खजाने पर सीधी चोट। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि दक्कन से औरंगजेब का राजस्व लगभग 10% तक गिर गया था। 10%? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी। और इसी समय में चौथ और सरदेशमुखी, हाँ, वो मराठा कर प्रणाली। बिल्कुल। चौथ यानी पड़ोसी इलाकों से सुरक्षा के बदले 25% टैक्स, और सरदेशमुखी यानी अपने सीधे नियंत्रण वाले इलाकों पर 10% अतिरिक्त टैक्स। इसको उन्होंने फिर से बड़े पैमाने पर लागू किया और वसूला। तो इसने न सिर्फ मुगलों को आर्थिक रूप से कमजोर किया, बल्कि मराठों के भविष्य के विस्तार के लिए, खासकर उत्तर भारत की तरफ, एक मजबूत आर्थिक आधार भी तैयार कर दिया। ये सब चल ही रहा था और फिर 1707 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, औरंगजेब की मौत। हाँ, वो मराठों को पूरी तरह कुचलने का अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाया। और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने दिल्ली से एक चाल चली। क्या चाल? उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू, जो करीब 18 साल से मुगल कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया। 18 साल लंबा वक्त है। तो ये मुगलों की सोची समझी रणनीति थी, शाहू को एक तरह से मराठों के बीच फूट डालने के लिए इस्तेमाल करना। स्रोत तो यही बताते हैं। इसे आप एक पॉलिटिकल ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं। मकसद साफ था, मराठों को आपस में ही उलझा दो। और क्या ऐसा हुआ? ताराबाई की क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल यही हुआ। ताराबाई ने शाहू के दावेदारी को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इतने साल मुगल कैद में रहे हैं, इसलिए अब वो योग्य नहीं है। उन्हें गद्दार तक कहा गया। और शायद शाहू के कुछ कामों ने भी इस आग को हवा दी, जैसे औरंगजेब की कब्र पर जाना। हाँ, उसने मामले को और बिगाड़ दिया। तो अब लड़ाई बाहरी दुश्मन यानी मुगलों से हटकर मराठों के अंदर ही शुरू हो गई। सतारा में शाहू और कोल्हापुर में ताराबाई।
और इसी का नतीजा था अक्टूबर 1707 का खेड़ा का युद्ध। सही पकड़ा। खेड़ा में शाहू ने ताकत से ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने ताराबाई के मुख्य सेनापति धनाजी जादव को अपनी तरफ मिला लिया। ये ताराबाई के लिए बहुत बड़ा झटका था। हाँ, ये तो निर्णायक साबित हुआ होगा। बिल्कुल। ताराबाई को पन्हाला पीछे हटना पड़ा और जनवरी 1708 में शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। लेकिन शाहू के लिए राह आसान तो नहीं रही होगी। इतने साल कैद में उनके अपने वफादार सरदारों का नेटवर्क तो कमजोर पड़ गया होगा। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें पुराने स्थापित सरदारों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा था और यहीं से शायद एक नई शक्ति के उभरने की जगह बनी। आप पेशवाओं की बात कर रहे हैं? जी हाँ, खास तौर पर जब धनाजी जादव के बेटे चंद्रसेन जादव वो भी ताराबाई के पक्ष में चले गए, तब शाहू को नए, काबिल और वफादार लोगों की जरूरत महसूस हुई। और यहीं बालाजी विश्वनाथ भट्ट सामने आते हैं। बिल्कुल। शाहू ने उनकी काबिलियत को पहचाना, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी कूटनीति, और 1713 में उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और बालाजी विश्वनाथ ने इस भरोसे को सही साबित किया। पूरी तरह से वो बहुत योग्य साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को संभाला, बल्कि कूटनीति से कन्होजी आंग्रे जैसे ताकतवर सरदारों को शाहू के पक्ष में लाए। और 1714 आते आते उन्होंने ताराबाई की चुनौती को लगभग खत्म कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से वो बड़ा शिफ्ट शुरू हुआ? सत्ता का केंद्र छत्रपति से हटकर पेशवा की तरफ जाने लगा। हाँ, ये मराठा इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। धीरे धीरे छत्रपति नाम मात्र के प्रमुख रह गए और असली ताकत, असली फैसले लेने की शक्ति वो पेशवा के हाथों में आ गई। बालाजी विश्वनाथ और उनके बाद के पेशवाओं ने फिर प्रशासन पर ध्यान दिया। जी, प्रशासन को मजबूत किया, केंद्रीकरण बढ़ाया और कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे किसानों के लिए तगाई ऋण की व्यवस्था शुरू की। तो ये जो अंदरूनी खींचतान चल रही थी इतने सालों से, इसका कोई औपचारिक अंत हुआ? हाँ, इसका एक औपचारिक समाधान निकला 1731 में वारना की संधि से। वारना की संधि, इसमें क्या तय हुआ? करीब 2 दशक के इस अंदरूनी संघर्ष के बाद इस संधि ने मराठा साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया। कोल्हापुर का दक्षिणी राज्य, जो शंभाजी द्वितीय ताराबाई के दूसरे बेटे के पास गया, और सतारा का उत्तरी राज्य, जो शाहू के अधीन रहा। तो इस बंटवारे से एक तरह की स्थिरता आई। हाँ, अंदरूनी तौर पर स्थिरता आ गई। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि पेशवाओं के लिए रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। अब अंदरूनी झगड़े शांत थे, तो पेशवा, खासकर अगले पेशवा बाजीराव प्रथम, वो अपना पूरा ध्यान उत्तर भारत में मराठा प्रभाव बढ़ाने पर लगा सके। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, 1700 से 1731 तक, राजाराम की मृत्यु के संकट से शुरुआत, फिर ताराबाई का वो जबरदस्त प्रतिरोध, शाहू की वापसी, गृह युद्ध, पेशवा शक्ति का उदय, और आखिर में वारना की संधि, ये पूरा दौर मराठा साम्राज्य के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कायापलट का दौर था। निश्चित रूप से इस दौर ने मराठा साम्राज्य को एक केंद्रीकृत राजशाही से बदलकर एक आप कह सकती है विकेंद्रीकृत परिसंघीय जैसे ढांचे में ढाल दिया, जहां छत्रपति सांकेतिक प्रमुख थे और पेशवा असल ताकत। जी, और इसी नए रूप ने, इसी पुनर्गठन ने मराठों को अगले लगभग 100 सालों तक भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहने की नींव दी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। हाँ, कि क्या छत्रपति पद का सिर्फ नाम मात्र का रह जाना और पेशवाओं का वास्तविक शक्ति बन जाना, क्या ये लंबी अवधि में मराठा साम्राज्य के लिए फायदेमंद रहा, या फिर कहीं ना कहीं ये आगे चलकर एक कमजोरी भी साबित हुआ?